प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी आदि की थर्ड ईयर की कक्षाओं में वोकेशनल कोर्स के तौर पर जैविक खेती का चयन किया है। जैविक खेती की लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए यह वीडियो बनाया गया है और एक ही वीडियो में आपके सिलेबस की तीनों इकाइयों के सभी चैप्टर्स बहुत ही सरल भाषा में शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को देखने और समझने के बाद आप अपनी लिखित परीक्षा में बड़ी आसानी से प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि जैविक खेती से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका महत्व बताइए, तो हम कैसे हमारे उत्तर को शुरू करेंगे। जैविक खेती हमारी धरती और समस्त प्राणी जगत के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक आशा की किरण है। यह कृषि की ऐसी प्रणाली है जो प्राकृतिक संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती की जाती है तथा रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और इसी तरह के संश्लेषित पदार्थों के प्रयोग से बचा जाता है। जैविक खेती एक जहर मुक्त खेती है। यह एक ऐसी खेती है जिसकी मांग आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। यह मनुष्य, पर्यावरण और साथ ही साथ संपूर्ण जीव जगत के लिए बहुत ही उपयोगी, रक्षात्मक और महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ आप जैविक खेती का अर्थ बताते हुए लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि जैविक खेती की विशेषताएं बताइए। तो पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग। जैविक खेती खेती की वह प्रणाली है जिसमें हम कंपोस्ट, जैव उर्वरक, हरी खाद आदि का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। आपने वर्मी कंपोस्ट आदि का नाम सुना होगा। हरी खाद में हम ढेंचा जैसी कुछ उपजों का उपयोग करते हैं, कुछ फलीदार पौधों का उपयोग करते हैं और हमारी फसल को हम मिट्टी में मिला देते हैं और कंपोस्ट होने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। वही हरी खाद के रूप में हमारे काम आती है। दूसरी विशेषता बताइए, फसल चक्र का उपयोग। जैविक खेती में हम विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाते हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ति बनी हुई रहती है, बल्कि बढ़ती भी जाती है। तीसरा, प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली का उपयोग। जैविक खेती के अंतर्गत जैविक तरीकों से कीटों का प्रबंधन किया जाता है। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। नीम आदि ऐसे अनेक हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं जो जैविक कीटनाशकों का काम करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम शत्रु कीटों का प्रबंधन कर लेते हैं और हमारी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथी विशेषता बताइए, जल संरक्षण। जैविक खेती में हम पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए प्रबंध करते हैं, खेती की ऐसी प्रणालियों का उपयोग करते हैं जिससे कम सिंचाई में भी हमें अधिक फसल की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से सरलता से आप जैविक खेती की विशेषताएं बता दीजिए। प्रश्न आता है, जैविक खेती का महत्व बताइए। तो आप कहिए कि जैविक खेती आज की आवश्यकता है। संपूर्ण मानवता और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए जैविक खेती का आज बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। जैविक खेती कई गंभीर बीमारियों से बचाते हुए हम सभी को दीर्घ जीवन और साथ ही साथ किसानों को लाभदायकता भी देती है। फिर हम इसे बिंदुओं में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि पर्यावरण का संरक्षण। जैविक खेती का महत्व इस दृष्टि से है कि इस खेती के माध्यम से हम कृषि भूमि की मिट्टी को, जल को और वायु को प्रदूषण से बचाते हैं। प्रदूषण में कमी आती है, हमारा पर्यावरण शुद्ध और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए अनुकूल बनता है। दूसरा महत्व का बिंदु बना देंगे स्वास्थ्य लाभ में भूमिका। चूँकि जैविक खेती रसायन मुक्त खेती होती है, परिणाम स्वरूप इसके द्वारा
जो फसल उगाई जाती है वह फसल पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ही लाभ पहुंचाते हैं, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए और अन्य पंछियों पक्षियों आदि के लिए भी यह स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद होते हैं। तीसरा महत्व बताइए जैव विविधता। जैविक खेती की हम भूमिका ऐसे भी मान सकते हैं, इसका महत्व ऐसे भी मान सकते हैं कि जैविक खेती के माध्यम से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। अनेक हमारी इस तरह की नस्लें हैं जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, लेकिन हम जैविक खेती का उपयोग करके उनकी रक्षा कर सकते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्थिक लाभ। किसानों के लिए जैविक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को अधिक उपज प्राप्त होती है, खेती की लागत भी कम हो जाती है। किसानों को मिलने वाली उपज की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उन्हें मूल्य भी बहुत अच्छा मिलता है, जिससे उनके लिए बेहतर आय के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से जैविक खेती का महत्व हमने 4 बिंदुओं के माध्यम से बताया है। अगर जैविक खेती के लाभ पूछें तो भी हमें इन्हीं 4 पॉइंट्स को बताना है। अगर ऐसा पूछे कि जैविक खेती क्यों की जानी चाहिए तो भी हमें हमारे उत्तर में इन्हीं पॉइंट्स का समावेश करना है कि निम्नांकित लाभों के कारण जैविक खेती करना आवश्यक है या इसकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में जैविक खेती की स्थिति क्या है। तो हम कहेंगे कि वर्तमान में जैविक खेती को अब धीरे धीरे हमारे देश में अपनाया जा रहा है। जैविक खेती के प्रति जन जागरूकता बढ़ती जा रही है। सरकार के द्वारा भी जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती करने वाले किसानों को अनुदान और अन्य सहायताएं प्रदान की जा रही है। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के माध्यम से भी जैविक खेती का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जैविक खेती के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि का निरंतर विस्तार हो रहा है। यह वीडियो बनाए जाने तक 3.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जा रही है। 3.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मतलब 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे देश में इस समय खेती हो रही है, जैविक खेती। इसके अलावा जैविक खेती अपनाने वाले किसानों की अगर हम बात करें तो लगभग 27 लाख किसान जैविक खेती अपनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और कुछ बढ़ रहे हैं। वार्षिक जैविक उत्पादन कितना है तो 1.7 मिलियन टन यानी 17 लाख टन हमारे यहाँ पर जैविक उत्पादन हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक क्षेत्र के विस्तार में कितना हमें दिखावा मिलता है या देखने को मिलता है। पुनः बोल रहा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में जैविक क्षेत्र का विस्तार कितना हुआ तो हम पा रहे हैं कि 30% वृद्धि दर हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही संतोषजनक है। इस तरह से हम जैविक खेती की संभावनाओं को बताएंगे और कहेंगे कि आने वाला भविष्य जैविक खेती की संभावनाओं को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाएगा और देश का अधिकांश कृषि क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत खेती का क्या अर्थ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम कैसे उत्तर देंगे, अर्थ बताते हुए लिखेंगे कि पारंपरिक या परंपरागत खेती खेती की वह पद्धति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें स्थानीय ज्ञान और परंपराओं का उपयोग किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कृषक परिवारों में खेती करने की जो प्रणाली अपनाई जा रही है उसी को हम सरल भाषा में परंपरागत खेती के नाम से जानते हैं। विशेषताएं क्या हैं? परंपरागत खेती की विशेषताओं को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, देशज या देशी बीजों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, मौसम और चंद्र चक्र पर आधारित बुआई होती है अलग अलग मौसम में और चंद्र की स्थिति के आधार पर बुआई करने की व्यवस्था है। नंबर 3, इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, मिश्रित फसल प्रणाली का हम इसमें प्रयोग करते हैं, अर्थात एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलों को हम बोते हैं। इसी को मिश्रित फसल प्रणाली कहा जाता है। परंपरागत खेती का महत्व यदि पूछे तो हम बताएंगे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण पारंपरिक खेती टिकाऊ
और पर्यावरण अनुकूल है। यह सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करती है। अगर प्रश्न आता है कि परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती आप लिखिए, यानी दोनों की तुलना कीजिए, तो हम इस तरह की एक टेबल बना देंगे और उसमें परंपरागत खेती और जैविक खेती के पॉइंट लिखेंगे। जैसे दोनों में तुलना करते हुए हम पहला पॉइंट बताएंगे कि परंपरागत खेती पीढ़ियों से चली आ रही विधियों पर आधारित खेती है। जैविक खेती वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित हुई ये कृषि प्रणाली है। दूसरा पॉइंट बताएंगे, परंपरागत खेती स्थानीय संसाधनों पर निर्भर होती है, जबकि जैविक खेती प्रामाणिक जैविक उत्पादनों पर आधारित होती है। तीसरा, परंपरागत खेती में उत्पादन क्षमता कम होती है, जैविक खेती में उत्पादन क्षमता बेहतर होती है। चौथा, परंपरागत खेती जलवायु परिवर्तन के प्रति कम अनुकूलन रखने वाली खेती है, जैविक खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। पांचवा अंतर बताएंगे कि परंपरागत खेती के उत्पादों की सीमित बाजार पहुंच है, जबकि जैविक खेती के उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंचे, यानी उनकी पूरी दुनिया में मांग है। साथियों, अगर इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है कि रासायनिक खेती बनाम जैविक खेती बताएं, तो उसमें अंतर करते हुए आप बताइए कि रासायनिक खेती में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जबकि जैविक खेती में हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं। और जैविक खाद के अंतर्गत हम वर्मी कंपोस्ट या हम गोबर खाद का उपयोग करते हैं, खली खाद, हरी खाद, भूरी खाद, वर्मी वाश और तरल खाद के रूप में भी हम जीवामृत आदि का उपयोग करते हैं। पंचगव्य का उपयोग भी हम इसमें करते हैं। इसी तरह से रासायनिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों के माध्यम से हम शत्रु कीटों का समापन करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमारी खेती के मित्र कीट भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उनका भी विनाश होता है। जबकि जैविक खेती की अगर हम बात करें तो जैविक खेती में हम जैविक कीटनाशकों का, जैसे नीम के तेल आदि या नीम से बने हुए पदार्थों और इसी तरह के हमारे पास अनेक जैविक कीटनाशक हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती में अंतर आए तो ऐसा लिखना है, और परंपरागत खेती और जैविक खेती के अंतर इस स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है। एक और चैप्टर है कि कृषि फसल उत्पादन क्या होता है और इससे संबंधित विभिन्न आयाम। तो अगर प्रश्न आता है कि कृषि फसल उत्पादन की परिभाषा दीजिए, तो हम कहेंगे कि कृषि फसल उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है, जिसके अंतर्गत हम बीजों की बुआई, फिर बुआई के पश्चात विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अंकुरण और फसलों का बढ़ाव, उसकी देखभाल और ये सब क्रियाएं करते हैं, और कटाई के पश्चात हम उसका विपणन आदि करते हैं। अन्य भाषा में हम कह सकते हैं कि कृषि फसल उत्पादन के अंतर्गत बुआई, कृषि क्रियाएं, कटाई और पौध विकास शामिल होता है। बुआई के अंतर्गत हम बीज का चयन, बीजों का उपचार और उसकी नियमानुसार बुआई करते हैं। कृषि क्रियाओं में जुताई, निराई, गुड़ाई और सिंचाई जैसी क्रियाएं शामिल हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई के अंतर्गत फसल की कटाई, उसका भंडारण और उसका विपणन करते हैं, और पौध विकास के अंतर्गत वानस्पतिक और प्रजनन अवस्था के माध्यम से हम पौधों का विकास करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कृषि फसल उत्पादन की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो हम क्या बताएंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। नंबर 1, योजना बनाना। फसल क्षेत्र और संसाधनों की योजना बनाएंगे कि हम हमारे खेत में कौन सी फसलों को इस बार उगाने जा रहे हैं, साथ ही खेत के किस क्षेत्र में और कितने क्षेत्र में कौन सी फसलें हम लगाएंगे और कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करेंगे, ऐसी संपूर्ण योजना पहले बनाई जाती है। दूसरी विशेषता है संसाधन जुटाना। संसाधन के अंतर्गत बीज, कृषि कार्य करने के लिए उपकरण और श्रमिकों की व्यवस्था की जाती है। नंबर 3 विशेषता है खेती करना। फिर उसके पश्चात बुआई से लगाकर कटाई तक की हम संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। और नंबर 4 विशेषता है मूल्यांकन करना कि हमारे द्वारा कृषि फसल उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के बाद हमें जो उपज या उत्पादन प्राप्त हुआ है वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार है कि नहीं, उसमें हमने कितना खर्च किया था और कृषि उपज को बेचने के पश्चात हमें कितनी आय प्राप्त हुई है
हमारी प्राप्ति और हमारे द्वारा किए गए खर्च का अंतर कितना है, हमें आय मिली है, लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है, लाभ हुआ है तो क्या वो पर्याप्त है, आदि सब चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। अगर प्रश्न आता है कि कृषि फसल उत्पादन के सिद्धांत बताइए, तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कृषि फसल उत्पादन के सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, जलवायु अनुकूलन। इसका मतलब ये है कि स्थानीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है, उस जलवायु के अनुरूप हम फसल का चयन करें और उसी के अनुरूप हम खेती की तकनीक का भी चयन करें। जैसा कि साथियों आप जानते हो कि प्रत्येक फसल के लिए अलग प्रकार के तापमान, सिंचाई आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखते हुए हम फसलों का चयन करेंगे और उसी के अनुरूप खेती की पद्धति का भी निर्धारण करेंगे। दूसरा है मृदा का स्वास्थ्य देखा जाएगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है, उसकी उर्वरा शक्ति के अनुसार ही फसल का चयन करेंगे। अगर मिट्टी की उर्वरता कम है तो हम ज्ञात करेंगे कि किन कारणों से हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्व कम हैं और उसका उपचार करने की व्यवस्था करेंगे। मृदा का नमूना लेंगे और उसे प्रयोगशाला के माध्यम से जचवाएंगे और उसका पीएच मान आदि देखने के पश्चात उसमें कार्बन सामग्री कितनी है, ये सब जांचने के पश्चात हम उसका उपचार करेंगे और अच्छी फसल लेने का प्रयास करेंगे। तीसरा सिद्धांत है जल प्रबंधन। कृषि कार्य के लिए सिंचाई आवश्यक है, तो उसके लिए हम हमारे पास उपलब्ध जल स्रोतों का आकलन करेंगे और जितना हमारे पास जल संसाधन है या जो हमें प्राप्त हो सकता है उसी के अनुकूल हम कृषि उत्पादन के लिए फसल का चयन करेंगे। अगला सिद्धांत है पोषण प्रबंधन। फसल की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति करेंगे। जैसा साथियों आप जानते हैं कि फसलों के उत्पादन के लिए मृदा में और परिवेश में कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धता होना ज़रूरी होती है, जिसमें कुछ प्राथमिक होते हैं, कुछ द्वितीयक होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं और कुछ मैक्रो होते हैं। तो हम पोषण प्रबंधन करेंगे और तदनुरूप ही हम फसल प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 5वां सिद्धांत है फसल सुरक्षा का सिद्धांत। हमें हमारी फसलों को रोगों से और शत्रु कीटों से बचाना होता है। इसके लिए हमारे पास कौन से संसाधन हैं, कौन सी फसल में कौन से रोग लगते हैं, उनकी रक्षा के क्या उपाय हैं, कौन सी फसल के लिए कौन से कीट बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, कौन सी फसलें कीटों को बड़ी तेज़ी से आकर्षित करती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम हमारे खेत में फसल का उत्पादन करने का प्रबंध करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि फसल उत्पादन के क्या लाभ होते हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता देंगे। नंबर 1, खाद्य सुरक्षा। कृषि फसल उत्पादन से खाद्य सुरक्षा होती है, अर्थात भोजन की उपलब्धता होती है, भोजन हमारे लिए पहुंच में आ जाता है। दूसरा, आर्थिक विकास होता है। आज भी कृषि देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने की जहाँ तक बात आती है तो कृषि ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, इससे लाभ होता है पर्यावरण के संतुलन का लाभ। कृषि फसल उत्पादन के माध्यम से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। हमारे पर्यावरण में हरितिमा उत्पन्न होती है, जैव विविधता संरक्षण होता है और साथ ही साथ में कार्बन सामग्री भी हमें प्राप्त होती है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की स्थिति भी निर्मित होती है। औद्योगिक विकास, हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में आपूर्ति कृषि उपजों के माध्यम से होती है। यदि कृषि अच्छी होगी, कृषि फसल का उत्पादन अच्छा होगा तो औद्योगिक विकास भी होगा। खास करके कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करके औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने में कृषि फसल उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि फसल पादपों का सस्य विज्ञानी वर्गीकरण बताइए, तो साथियों इसका उत्तर लिखते हुए हम कहेंगे सस्य विज्ञान को अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहते हैं और यह कृषि विज्ञान की एक शाखा है। एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो और नॉमोस। एग्रो का अर्थ होता है खेत और नॉमोस का अर्थ होता है प्रबंध। तो खेत का उचित प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से कृषि उत्पादन करना ही
उसका अध्ययन करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी के अनुसार या सस्य विज्ञान के अनुसार फसलों का वर्गीकरण करिए, ऐसा पूछने पर हम पॉइंट बना देंगे। अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जियां और रेशेदार फसलें। अनाज वाली फसलों में कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि। दलहनी फसलों में हम मूंग, अरहर यानी तुअर, चना, मसूर, उड़द, चौला आदि दालों का उदाहरण दे देंगे। तिलहन फसलें सरसों, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली आदि। सब्जियां तो कई है, कुछ के नाम लिख दीजिए, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, गिलकी। रेशेदार फसलों में हम उल्लेख कर सकेंगे कपास, जूट, सन आदि का। इस तरह से अलग अलग वर्गीकरण करके हम फसलों का उत्पादन करते हैं और सस्य विज्ञान के अंतर्गत उसका हम अध्ययन करते हैं, ऐसा हम उसमें बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अनाज के बारे में प्रश्न आएगा कि अनाज कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो कुछ अनाजों का उल्लेख कर दीजिए, जैसे गेहूँ। गेहूँ रबी की प्रमुख फसल है। उत्तर भारत में इसका अधिक उत्पादन होता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। चावल खरीफ की प्रमुख फसल है। पूर्वी और दक्षिणी भारत में बड़ी मात्रा में होती है। यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। इसी तरह से मक्का का उल्लेख कर दीजिए कि मक्का बहुउपयोगी फसल है। पशु आहार और खाद्य उद्योग में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। शर्करा का भी ये अच्छा स्रोत है। इसके अलावा भी आप कुछ अनाजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा आदि। फलियों की अगर बात पूछी जाए कि कुछ फलियों का उल्लेख कीजिए, तो आप इसमें बता सकेंगे चना, मूंग, अरहर, मसूर आदि। इनके वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चने का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम, तो आप इसमें देख पा रहे हैं। सीसर एरिटिनम इसका नाम है। मूंग की जहाँ तक बात करें तो विग्ना रेडिएटा। अरहर को हम कहते हैं वैज्ञानिक शब्दावली में केजेनस केजन। मसूर के लिए है लेंस कुलिनारिस। थोड़ा याद रखना कठिन होगा, खास करके कला संकाय और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए। चना रबी की फसल है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से होती है। मूंग खरीफ की फसल है। राजस्थान, महाराष्ट्र में विशेष रूप से उत्पादित होती है। मध्य प्रदेश में भी होती है। अरहर खरीफ की फसल है। महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके बड़े राज्य हैं और कई राज्यों में भी होती है। मसूर रबी की फसल है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। रेशेदार फसलों पर पूछा जाए तो बता दीजिए कि रेशेदार फसलों में अगर हम बात करें तो भारत में कपास, जूट, सन और पटसन प्रमुख रेशा फसलें हैं। कपास वस्त्र उद्योग का आधार है। जूट पर्यावरण अनुकूल रेशा है और रेशेदार फसलों को हम नकदी फसलों के अंतर्गत भी रख पाते हैं तथा ये फसलें किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उनको रोजगार और आय के अधिक अवसर प्रदान करती है, ऐसा उल्लेख कर दीजिए। चारा पर प्रश्न आए, सिलेबस का हिस्सा है, तो आप बताइए कि चारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घासें शामिल हैं, जैसे बरसिम, लुसर्न, नेपियर घास, सूडान घास आदि। ये पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चारा फसलें हैं। दलहनी चारा, तो इसमें भी बरसिम, लहसुन और स्टाइलो पशुओं के लिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। कुछ वृक्ष भी होते हैं जो चारे की आपूर्ति करते हैं, जैसे चारा वृक्ष के अंतर्गत आते हैं, जैसे सुबबूल, ग्लिरिसीडिया, सेसबेनिया। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और चारा प्रदान करते रहते हैं। अनाज की कुछ फसलें भी चारे के काम में आती है, उनसे भी चारा मिलता है, जैसे मक्का, ज्वार और बाजरा। उच्च ऊर्जा वाले चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनकी जो कड़बी है उसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। शर्करा वाली फसलों पर अगर प्रश्न आए तो बताइए कि गन्ना, चुकंदर और स्टेविया शर्करा फसलों के अंतर्गत एग्रोनॉमी में आती है। गन्ना भारत की प्रमुख शर्करा फसल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गन्ने से हम चीनी, गुड़ और
खांडसारी बना पाते हैं। चुकंदर शर्करा का वैकल्पिक स्रोत है। पंजाब और हरियाणा में इसकी खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। इसे उत्पादन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और अधिक शर्करा सामग्री इसमें मिलती है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ध्यान रखिएगा। स्टेविया ये प्राकृतिक मीठा विकल्प है। 0 कैलोरी मिठास के कारण डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है और औषधीय गुणों से भी ये भरपूर है। आप इमेजेस भी देख पा रहे हैं। साथियों, करियर एडवाइस चैनल है, आपके लिए निरंतर परिश्रमरत। सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तेल फसलें या तिलहन फसलों पर प्रश्न आ सकता है, आपके सिलेबस में है तो कुछ ऐसी फसलों का उल्लेख कीजिए जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। भूमिका में लिख दीजिए कि तिलहन फसलों से आशय ऐसी फसलों से है जिनका उपयोग मुख्य रूप से तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर कुछ नाम लिख दीजिए, जैसे सरसों। फिर इसका विवरण लिखिए। सरसों रबी की प्रमुख तिलहन फसल है। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अधिक उगाई जाती है। पीले फूलों से भरे खेत मनमोहक लगते हैं और सरसों की उपज होने से किसानों को बहुत लाभ मिलता है। मूंगफली खरीफ की प्रमुख तिलहन फसल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। प्रोटीन और वसा का अच्छा स्रोत है। एक और तिलहन फसल का उल्लेख कर दीजिए, सूरजमुखी के रूप में। रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है सूरजमुखी, याद रखिएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अधिक उत्पादन होता है। विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा तिल्ली आदि भी तिलहन फसलें होती हैं जिनका आप उल्लेख कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि फसल उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। बहुत सरल ढंग से हम उत्तर बता रहे हैं आपको। लिखिए कि फसल उत्पादन पद्धतियों से आशय उन पद्धतियों से है जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों के द्वारा खेती करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रमुख फसल उत्पादन पद्धतियां इस प्रकार है। नंबर 1, पारंपरिक खेती, जिसमें आप बताइए कि दशकों से चली आ रही खेती की विधियां पारंपरिक खेती के अंतर्गत आती हैं। ये स्थानीय ज्ञान और संसाधनों पर आधारित होती है। इसमें लागत कम लगती है, लेकिन साथ ही साथ इसका दोष भी है कि इसमें उत्पादकता कम होती है। कम उत्पादन हमें इसमें प्राप्त होता है, ऐसा भी हमें इसमें बताना होगा। दूसरी है खेती की प्रणाली यांत्रिक खेती। यांत्रिक खेती खेती की वह पद्धति है जिसमें खेती कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर है, अन्य मशीनें होती हैं। यांत्रिक खेती का लाभ यह है कि इसमें श्रम लागत कम होती है, अधिक दक्षता से काम किया जा सकता है। बड़े खेतों के लिए यह अधिक उपयुक्त होती है, लेकिन छोटे खेतों में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी पद्धति है उच्च उत्पादकता पद्धति। यह खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें हम प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए उन्नत श्रेणी के बीजों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। उत्पादन तो अधिक मिलता है इसमें, लेकिन पर्यावरण से संबंधित चिंताएं होती हैं, प्रदूषण फैलता है। जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह भी रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण जहरीला होता है, स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है। कैंसर और स्किन के कई रोगों के लिए वह कारण बनता है। खेती की अगली पद्धति है जैविक खेती की पद्धति। यह खेती की वह पद्धति है जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से की जाती है। यह रसायन मुक्त खेती के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है। इसमें न तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है और न ही रासायनिक कीटनाशकों का। उसके स्थान पर जैविक उर्वरक और कीट नियंत्रण के माध्यम से खेती की जाती है। यह बहुत ही लाभदायक खेती है, पर्यावरण के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। स्वास्थ्यवर्धक खेती है, लागत कम आती है, गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होने से उसकी कीमत अधिक होती है, तो किसानों की आय बढ़ती है। एक और खेती की पद्धति बताई है सटीक खेती। यह तकनीकी पर आधारित खेती होती है। इसमें जीपीएस, ड्रोन और सेंसर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक संसाधनों का इसमें कुशलता के साथ उपयोग किया जाता है। साथियों, इतने में आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। एक प्रश्न आ सकता है कि मोटा अनाज क्या होता है, इसका क्या महत्व है। आजकल इसका बहुत चलन है, अतः यह प्रश्न ज़रूर आएगा। तो परिभाषा कैसे देंगे कि मोटे अनाज वे फसलें हैं जिन्हें कम पानी, कम उर्वरक और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है।
इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता, तो ध्यान रखिए। पोषण मूल्य इसका बहुत अधिक होता है, प्रोटीन और खनिज से भरपूर होते हैं। उच्च फाइबर सामग्री होती है जिससे पाचन व्यवस्था ठीक रहती है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो कम ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स होता है। विटामिन बी की अधिक मात्रा मोटे अनाज में होती है, ये हम बता सकेंगे। महत्व की बात करें तो हम कहेंगे कि मोटे अनाज की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के दौर में मोटे अनाज टिकाऊ खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कम संसाधनों में उत्पादन हो सकता है, अधिक पोषण प्रदान करने वाले हैं और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मोटे अनाज पर इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी होगी। अब मोटे अनाज में अगर अलग अलग फसल के बारे में पूछ लिया जाए, अलग अलग मोटे अनाज के बारे में पूछा जाए, तो आइए बात करते हैं। मोटे अनाज बाजरे की खेती का वर्णन कीजिए। तो हम कहेंगे कि बाजरा एक प्रमुख मोटा अनाज है और मोटा अनाज हमारे लिए बहुत लाभदायक है। कम संसाधनों से इसकी खेती हो जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी है, पोषक तत्वों से भरपूर है। ऐसी भूमिका बनाने के बाद अपन कहेंगे कि बाजरे की खेती के लिए हमें भूमि तैयार करना होता है। 2-3 बार जुताई करके हम भूमि को भुरभुरा बनाते हैं। फिर इसमें गोबर खाद का उपयोग करते हैं। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद भूमि में मिलाते हैं और भूमि तैयार हो जाती है। फिर बुआई करते हैं। तो खरीफ के ये फसल है, जून जुलाई में से बो दें। इसे हम रबी में भी बो सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में रबी के मौसम में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और प्रति हेक्टेयर बीजों की अगर बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमको इसमें लगते हैं। फसल की देखभाल करनी होती है। 1-2 बार हम निराई गुड़ाई करें, यानी अनावश्यक रूप से जो पौधे उग गए हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं उन्हें हटा दें। और फसल के 30-35 दिन बाद हम इसके अंदर या तो जैविक खाद का उपयोग करें, और जैविक खाद का उपयोग करने में असमर्थ हैं तो यूरिया 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। बहुत कम यूरिया इसमें लगता है। उसके बाद जब फसल पक जाए, कैसे पता चलेगा कि बाजरे की बालियाँ जब पीली पड़ जाती है तो कटाई करना होता है, फसल पक गई ऐसा मानते हैं। और फसलों को कटाई के बाद 10-12 दिन हम धूप में सुखाते हैं। इस प्रकार मोटे अनाज बाजरे की हम खेती कर सकते हैं। अरहर या दाल की खेती की बात आएगी तो हम बताएंगे कि अरहर यानी तुअर की दाल की खेती हम जून जुलाई में करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम 75 × 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखें। इसके लिए सिंचाई का जहाँ तक सवाल है तो प्रारंभिक सिंचाई के बाद फूल और फली बनते समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। कीट नियंत्रण पर ध्यान देना है। इसमें फली छेदक और तना छेदक करने वाले कीट लग जाते हैं जिनसे हमें सुरक्षा करना होती है, और फसल पक जाने पर हम इसकी कटाई करते हैं। इस तरह से साथियों, किसी भी प्रकार की फसल की खेती के बारे में पूछे तो आप इस तरह से लिख दीजिए कि भूमि को तैयार करना, फिर बीज को बोना, उसकी देखभाल करना, और अंत में जब पक जाए तो उसे हम प्राप्त कर लें। इसी तरह से टमाटर की खेती हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इसकी खेती की जाती है, और खेती करने के पश्चात हम कैसे इसको सब्जी के तौर पर बेच सकते हैं। पपीता की खेती के लिए अगर हम बात करें तो इसके रोपण के लिए हमें 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर पौधे लगाना होता है ताकि पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल सके। सिंचाई की बात है तो गर्मियों में हर 3-4 दिन में सिंचाई करनी होती है, और सर्दियों का सीजन है तो 10-15 दिन में इसमें सिंचाई करना है। फल की तुड़ाई का इसमें जो प्रावधान है वो है रोपण के 8-10 महीने बाद फल तोड़ना शुरू करें, और यानी जो पपीता आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद उर्वरक की बात करें तो समय समय पर उर्वरक चाहिए होता है। प्रति पेड़ 200 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम पोटाश इसको वर्ष भर में चाहिए होती है। इस तरह से उर्वरक इसको देंगे तो अच्छी हमें पपीते की फसल प्राप्त होगी। साथियों, अगला चैप्टर है आपके कोर्स में छत पर उद्यान या छत उद्यानिकी। सरल भाषा में कहेंगे छत पर उद्यान से तात्पर्य यह है कि जो हमारा मकान होता है और मकान की जो छत होती है उसका उपयोग करते हुए उसमें जो हम उद्यानिकी करते हैं उसी को हम छत पर उद्यानिकी या छत पर उद्यान कहते हैं। यदि हमारा मकान बड़ा है, उस पर पर्याप्त स्पेस है छत पर, तो हम छत पर उद्यान विकसित कर सकते हैं।
हम छत पर सब्जी का उद्यान स्थापित कर सकते हैं, हर्बल उद्यान स्थापित कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डन भी लगा सकते हैं। इमेज में देखिए, छत पर गमलों में टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन आदि उगाए जा सकते हैं। कम स्थान में अधिक उत्पादन हो सकता है, सब्जी उद्यान कहलाएगा। हर्बल उद्यान के अंतर्गत हम पुदीना, धनिया, तुलसी, करी पत्ता आदि जड़ी बूटियां छोटे गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। वर्टिकल गार्डन में दीवारों पर लगने वाले पौधे कम जगह में अधिक हरियाली प्रदान करते हैं। सजावटी और उपयोगी दोनों प्रकार के पौधे इस तरह से हम लगा सकते हैं जैसे आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है। छत पर उद्यान संरचना के कौन कौन से उपकरण होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर आप बताएं कि गमले और कंटेनर चाहिए। इसके लिए हम मिट्टी, प्लास्टिक, धातु आदि के बने हुए विभिन्न आकार के और डिजाइन के गमले उपयोग में ले सकते हैं। मिट्टी का मिश्रण करने के लिए हमें सामग्री चाहिए, तो इसमें कोकोपीट होता है, ये भी एक तरह का जैविक उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट बागवानी के लिए मिट्टी और रेती का मिश्रण करते हैं। रेती हमें आनुपातिक मात्रा में मिलानी होती है, अधिक रेती मिलाने से उत्पादन दुष्प्रभावित होता है। सिंचाई के उपकरण चाहेंगे तो ड्रिप सिंचाई चाहिए, स्प्रिंकलर, वाटरिंग कैन आदि के माध्यम से हम हमारी छत पर खेती कर सकते हैं, यानी उद्यान लगा सकते हैं। बागवानी के उपकरण होते हैं खुरपी, कैंची, दस्ताने और पौधे रोपण के लिए औजार। साथ ही ये प्रश्न आ सकता है छत पर उद्यानिकी, अच्छा लगता है प्रश्न, और इसमें ये सारी बातें आप लिख देंगे। उम्मीद है कि सुनते ही आपको सब याद हो रहा होगा, आपका टेंशन दूर होता जा रहा होगा, और आपकी परीक्षा अगर एक दिन बाद भी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इतनी तैयारी कर सकते हैं कि उत्तीर्ण हो सकते हैं, अच्छी ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं। छत पर उद्यान संरचना की अलग अलग तकनीकें या विधियां बताइए, तो देखिए कंटेनर गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल गार्डनिंग, ये 3 प्रकार की तकनीक होती है। कंटेनर गार्डनिंग में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के गमलों और कंटेनरों में पौधे उगाते हैं। स्थान के अनुसार कंटेनर का चयन करते हैं। मिट्टी का मिश्रण 2:1:1 में करते हैं, अर्थात 2 अनुपात मिट्टी, 1 अनुपात कंपोस्ट और 1 अनुपात रेत उसमें होना चाहिए, और ऐसे गमले हमें तैयार करना चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लघुत्तरी भी आ सकता है, कि बिना मिट्टी के पानी में पोषक तत्वों के माध्यम से पौधों को उगाने की विधि ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसमें कम पानी, कम स्थान और अधिक उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति होती है। घर में बनाए जा सकने वाले सरल सिस्टम के आधार पर हम हाइड्रोपोनिक्स की खेती कर सकते हैं या उद्यान लगा सकते हैं इस तकनीक से। वर्टिकल गार्डनिंग को हम ऊर्ध्वाधर उद्यान भी कहते हैं। इसमें हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए, जैसा इस इमेज में दिखाई दे रहा है, हम हमारी गार्डनिंग करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर स्थान का उपयोग करके पौधे लगाना, दीवारों, बाढ़ों या विशेष संरचनाओं का उपयोग करके कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें हम सजावटी पौधे भी लगा सकते हैं और उपयोगी पौधे, जिसके अंतर्गत हम फल, सब्जियों आदि के पौधे लगा सकते हैं। छत पर उद्यान में द्रव उर्वरक के सिद्धांत और अनुप्रयोग, इस पर परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो तैयारी, सही अनुपात में द्रव उर्वरक का मिश्रण करके उसे तैयार करेंगे। फिर अनुप्रयोग यानी उसको उपयोग में लाना, एप्लीकेशन उसका, तो पत्तियों पर छिड़काव करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा, और जहाँ ज़रूरत होगा जड़ों में सिंचाई करेंगे, और दोनों की आवश्यकता होने पर पत्तियों पर छिड़काव करने के साथ जड़ों में भी उर्वरकों की सिंचाई करेंगे। सामान्यतः उर्वरक जड़ों में दिए जाते हैं। समय सुबह या शाम को अगर हम उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा। कितनी मात्रा होना चाहिए, तो ये पौधे की प्रजाति और उसकी आयु पर निर्भर करेगी, और तदनुरूप हम उर्वरकों का उपयोग करेंगे। अगला टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, गृह तथा रसोई अपशिष्ट से कंपोस्ट या उर्वरक बनाना। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि ये क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि गृह तथा रसोई अपशिष्ट से जो हम उर्वरक बनाते हैं उसी को हम किचन अपशिष्ट से बनाए हुए कंपोस्ट आदि के नाम से जानते हैं। हमारे घर में प्रतिदिन ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिसमें से कुछ वस्तुएं अवशेष के रूप में शेष रह जाती है। जैसे मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं, तो हम सब्जी बनाते हैं तो उसके छिलके या उसके डंठल आदि सब्जी बनाने में प्रयोग में नहीं आते हैं, और वो अपशिष्ट यानी बचे हुए रह जाते हैं। उनको एक प्रक्रिया से गुजारते हुए कंपोस्ट किया जाता है और उससे उर्वरक बनाया जाता है।
इसी को हम गृह तथा रसोई अपशिष्ट से कंपोस्ट या उर्वरक बनाना कहते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले कचरा एकत्र करना, सब्जी और फलों के छिलके, चाय पत्ती और बचा हुआ खाना। इसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि ऐसा खाना ना हो जो सड़ जाए और जो परेशानी का कारण बने, इसलिए विशेषकर सब्जी और फलों के छिलके और चाय की पत्ती का उपयोग किया जाता है। परतों को व्यवस्थित करना, जब आप इसे तैयार करते हैं तो गीले और सूखे कचरे की अलग अलग परत बनाई जाती है। अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसमें माइक्रोब्स द्वारा जैविक पदार्थों का विघटन किया जाता है, जिससे जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपघटन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और उसके पश्चात ही परिपक्व कंपोस्ट बनती है, जो गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें एक प्रकार की सुगंध भी आती है। तो इस तरह से हम हमारे घर में बची हुई चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और उससे भी कंपोस्ट बना सकते हैं, उर्वरक बना सकते हैं, और छत पर या घर में जो हम गार्डनिंग कर रहे हैं उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न आएगा कि छत पर उद्यानिकी के लिए सब्जियों का चयन और प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, यानी छत पर गार्डनिंग में हम कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ी सी भूमिका बनाए जाने के बाद आप लिखिए कि छत पर उगाने के लिए आदर्श सब्जियां हल्के कंटेनरों में उगाई जा सकने वाली सब्जियां होती हैं, और इसके अंतर्गत आप उल्लेख कीजिए टमाटर, मिर्च, पालक, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियां कम जगह में उत्पादित हो जाती है और अच्छा उत्पादन भी देती है। इसलिए छतों पर जब हम सब्जी की खेती करें तो इनमें से हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार चुनना चाहिए। साथ ही साथ इसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसका हमें प्रबंधन भी करना चाहिए, और प्रबंधन करने के अंतर्गत नियमित सिंचाई करना है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर उर्वरक भी देना है। उर्वरक के तौर पर हम प्रयास करें कि हमारे किचन अपशिष्टों से बना हुआ उर्वरक हम इसमें दें, जैविक उर्वरक दें, वर्मी कंपोस्ट का हम इसमें उपयोग करें। छत पर उद्यानिकी के लिए फलों का चयन कैसे करें? तो इसमें देखिए कि कुछ फल जो छत पर उगाए जा सकते हैं, जैसे नींबू, बड़े गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि नींबू की आप बौनी किस्म चुनें। अगर पौधे का आकार बड़ा हो गया ज़्यादा तो फिर उसको वहाँ संभालना मुश्किल होगा। बौनी किस्म के पौधे आते हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये साल भर फल देते हैं, ये इसका लाभ है। चिली का उत्पादन कर सकते हैं, छोटे कंटेनर में भी इसका अच्छा उत्पादन हो सकता है, और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए एक आदर्श हमारा चयन हो सकता है। देखभाल इसकी आसान है। स्ट्रॉबेरी का उपयोग कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरी का अगर उत्पादन करना है तो हैंगिंग बास्केट लगाइए, उसमें भी आसानी से उगा सकते हैं। थोड़ी सी जगह में अच्छा उत्पादन हो सकता है। मीठे और स्वादिष्ट फल आते हैं। पपीता के हालांकि पेड़ बड़े होते हैं, लेकिन इसकी भी बौनी किस्में आती हैं, तो हम पपीता की बौनी किस्में बड़े गमलों में उगाकर छत पर भी हम फलों की खेती कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि लगभग 1 साल में ये फल देना शुरू करता है। इसी तरह से पूछा जाए कि छत पर उद्यानिकी के लिए हम कौन कौन से सजावटी पौधों का चयन कर सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं, तो बताइए कि हम इसके लिए फूलदार पौधे, पत्तेदार पौधे और रसदार पौधे चुन सकते हैं। फूलदार पौधों में गेंदा, गुलाब, चमेली, गुड़हल आदि का चयन किया जा सकता है। रंग बिरंगे फूल मनमोहक होते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। पत्तेदार पौधों में नाम याद रखना थोड़ा कठिन रहेगा कुछ पौधों का, पर आप प्रयास कीजिए। क्रोटन, कोलियस, मनी प्लांट तो आप सभी समझते हैं। जैसे रंगीन पत्तियों वाले पौधे साल भर सुंदरता बनाए रखते हैं, इनका चयन कीजिए। देखभाल की कम आवश्यकता पड़ती है और अच्छा इनकी बढ़त भी अच्छी होती है। रसदार पौधे, जिसके अंतर्गत कैक्टस और साथ में सक्कुलेंट्स, कम पानी में जीवित रहने वाले ये पौधे होते हैं, विभिन्न आकारों और बनावटों में उपलब्ध होते हैं, बड़ा ही सुंदर दिखाई देते हैं और आधुनिक लुक देते हैं। मॉडर्न जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। जल संवर्धन क्या है, इसका महत्व, तकनीकी आदि पर प्रश्न आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे? सरल भाषा में जल संवर्धन का अर्थ है वर्षा के जल को संग्रहित करना और भूमि जल के स्तर को बढ़ाना है। यह प्राकृतिक जल चक्र का समर्थन करने वाला एक कार्य है। इसमें जल संसाधनों का संरक्षण होता है। तो जल संवर्धन सरल भाषा में जल की मात्रा बढ़ाना है। महत्व क्या है? इससे जल की कमी कम होती है,
भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप जब आप कुआं खोदते हैं या नलकूप आप तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी आपको जल प्राप्त हो जाता है। बाढ़ नियंत्रण होता है और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, यानी भू अपरदन की समस्या भी जल संवर्धन की प्रक्रिया से रुकती है। तकनीकी क्या है इसकी, किन किन तकनीकों से हम जल संवर्धन कर सकते हैं? तो बहुत लोकप्रिय तकनीक है छत से वर्षा जल का संग्रहण करना। दूसरा है रिचार्ज पीट बनाना, चेक डैम बनाना। खेत, तालाब और अन्य पारंपरिक विधियां भी जल संवर्धन की प्रमुख तकनीकें हैं। इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे तो अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा। जल संवर्धन की अवधारणा क्या है, तो इसमें बताएंगे कि जल संवर्धन की अवधारणा से आशय ऐसी अवधारणा से है जिसमें हम जल का इस तरह से रक्षण का कार्य करें कि हमारे पास जल संरक्षित हो सके और आवश्यकता अनुसार हम उसका उपयोग कर सकें। कुछ दौर ऐसे आते हैं वर्ष भर में जब जल प्रचुर मात्रा में रहता है। अगर उसका हम संरक्षण करेंगे तो वह जल हमारे लिए भविष्य हेतु उपयोगी होगा, और संरक्षण नहीं करेंगे तो नदियों और नालों के साथ बहते हुए समुद्र में मिल जाएगा। ऐसा कुछ उल्लेख करते हुए आप कहिए। वर्षा जल का संग्रहण, छत से बहने वाले पानी को एकत्र करना होता है इसमें। फिल्टरेशन, जो हमारे पास पानी है अगर वो अशुद्ध है तो उस अशुद्ध जल को हम फिल्टर की प्रोसेस के माध्यम से शुद्ध करेंगे तो वह भी जल संवर्धन का कार्य करेगा। उपयोग करते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो जल है उसका हम बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करें, उसका अपव्यय न करें, ऐसा इसमें बताएंगे। भंडारण के अंतर्गत हम वर्षा के समय जब जल की अतिरिक्त मात्रा होती है उसको टैंकों में, तालाबों में आदि जगह जल का हम संग्रहण करके भी जल संवर्धन कर सकते हैं। जल संवर्धन का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इस पर प्रश्न पूछा जाए तो हम कुछ बिंदुओं में बता सकेंगे, जैसे आवश्यकता का आकलन कि हमें कितना जल ज़रूरत पड़ेगी, उसका हम पहले आवश्यकता का आकलन कर लें। जल उपयोग के पैटर्न और संवर्धन क्षमता का निर्धारण कर लें। दूसरा पॉइंट, तकनीकी डिज़ाइन, यानी कौन सी तकनीकी से हम जल संवर्धन करेंगे, इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रणाली का हम चयन करेंगे। फिर उसे क्रियान्वित करना है, संवर्धन प्रणाली का निर्माण करेंगे, उसकी स्थापना करेंगे। रख रखाव हम ज़रूर उसका करेंगे, नियमित सफाई करेंगे और मरम्मत का कार्य करेंगे। इससे हमारा जल संवर्धन का प्रबंधन होगा और निगरानी भी हम रखते रहेंगे। अगला चैप्टर है जैविक खेती का कौशल विकास। सरल भाषा में जैविक खेती का आशय होता है जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से की जाती है और जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। कौशल विकास का सरल भाषा में अर्थ होता है कुशलता या निपुणता में वृद्धि करना। जैविक खेती के कौशल विकास का अर्थ है जैविक खेती की प्रणाली को अपनाने, उसे बढ़ाने आदि की कुशलता ही जैविक खेती का कौशल कहलाती है, और इसका विकास करना मतलब इसको अपनाना है। जैविक खेती के कौशल विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले ज्ञान अर्जन करें, जैविक खेती के सिद्धांतों को समझें, उसकी तकनीकों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करें, समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें। उसके पश्चात प्रायोगिक अनुभव, छोटे पैमाने पर जैविक खेती का अभ्यास करें। यदि हम एक साथ पूरे खेत में जैविक खेती नहीं कर सकते हैं तो छोटे पैमाने पर हम जैविक खेती का अभ्यास करें। जैविक खाद, कीट नियंत्रण और फसल चक्र की प्रैक्टिकल समझ उत्पादन करें। प्रमाणन ज्ञान प्राप्त करें कि जैविक प्रमाणक कैसे होता है हमारे खेत को, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अनुसार सर्टिफिकेशन कैसे होगा, उसके क्या क्या मापदंड हैं, प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज चाहेंगे, इस सब का ज्ञान प्राप्त करें। विपणन कौशल, जैविक उत्पादों को किस तरह से हम बिक्री करेंगे, कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, उसकी ब्रांडिंग करें, उसका मूल्य निर्धारण करें और बाज़ार में पहुंचने की रणनीतियां भी बनाएं कि वो उपभोक्ताओं तक या खरीदार तक कैसे पहुंचेंगे। जैविक खेती उद्यमशीलता का अर्थ क्या होता है? सरल भाषा में उद्यमशीलता उद्यमिता की वह कुशलता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति नवाचार करते हुए, जोखिम उठाते हुए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो जैविक खेती उद्यमशीलता के अर्थ में हम उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, परामर्श, प्रमाणन आदि को शामिल कर सकते हैं। जैविक फसल, फल सब्जी का उत्पादन करना जैविक उद्यमशीलता के अंतर्गत आता है। जैविक उत्पादों का मूल्यवर्धन करने के लिए प्रसंस्करण करें, उसके आधार पर कुछ और वस्तुएं बनाएं, उसकी क्वालिटी को एनहांस करें।
परामर्श लें, जैविक खेती करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करें। प्रमाणन उसका करवाएं, जैविक मानकों का पालन करते हुए प्रमाणन करने वाली संस्थाओं से सर्टिफिकेशन हम प्राप्त करें, जिससे कि हमारे उत्पाद देश विदेश में बिक सके और उसके पश्चात हम विपणन के अंतर्गत जैविक उत्पादों की बिक्री करें। जैविक खेती उद्यमशीलता की अवधारणा क्या है, ऐसा पूछने पर हम बताएंगे नवाचार। ये अभिनव जैविक समाधान पर आधारित जैविक खेती उद्यमशीलता है। यह पर्यावरण और सतत विकास पर आधारित है। पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास यानी हम कह सकते हैं धारणीय विकास की अवधारणा पर यह आधारित है। जैविक खेती उद्यमशीलता आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। ये लाभप्रद व्यापारिक मॉडल है, किसानों की आमदनी बढ़ती है। सामाजिक प्रभाव होता है इसका, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। समुदाय का विकास इससे होता है। जैविक खेती उद्यमशीलता की अप्रोच या उपागम क्या है, इस पर प्रश्न आए तो हम इसमें पॉइंट बताएंगे। बाजार अनुसंधान, जैविक उत्पादों की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करते हुए लक्षित ग्राहकों की और हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर, मार्केट में उनकी पहचान करना। व्यवसाय योजना बनाना, विस्तृत व्यापार योजना का विकास करना। उत्पादन, वित्त, विपणन और संचालन की रणनीति बनाना। वित्त जुटाना, प्रारंभिक पूंजी का स्रोत, बैंक आदि से वित्त प्राप्त करना। सरकार की योजनाओं को समझना, उनका लाभ लेना। प्रमाणीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझना, उसके अनुसार मानकों का उपयोग करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और आवेदन करके प्रमाणीकरण करवाना। तदुपरांत बाजार में प्रवेश करना, उत्पादों को बाजार में लाना, उनकी ब्रांडिंग करना, प्रचार प्रसार करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना, अच्छी पैकेजिंग करना और वितरण के लिए चैनल बनाना, जिसमें परिवहन मार्ग आदि शामिल है। थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी आदि की पूरी चैनल बनाना। विकास और विविधीकरण पर ध्यान देना, व्यापार का विस्तार और नए उत्पादों का विकास करना, नवीन बाजारों में प्रवेश करना। जैविक उत्पाद स्टार्टअप की क्या स्थिति है, तो देखिए 1.5 मिलियन बाजार का आकार है। भारत में जैविक उत्पादकों का ये वार्षिक बाजार है। वार्षिक वृद्धि 25% की दर से नापी गई है और 30,000 स्टार्टअप जैविक खेती के क्षेत्र में हुए हैं पिछले कुछ समय में। सफलता की दर बहुत अधिक है, 85% सफल हुए हैं। अगर उचित योजना के साथ जैविक स्टार्टअप किया जाएगा तो बहुत संभावना है सफलता की। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्ध्व बागवानी का अर्थ और महत्व। तो ऊर्ध्व बागवानी क्या होती है? ऊर्ध्व बागवानी का मतलब होता है कि हम एक के बाद एक ऊंचाई पर कुछ ऐसा प्रबंध करें और उसमें बागवानी करें, इसको ऊर्ध्व बागवानी कहते हैं। परंपरागत ढंग से हम हमारी ज़मीन पर जो सतह के रूप में फैली होती है उसमें हम बागवानी करते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। दीवार या किसी संरचना के सहारे हम एक के ऊपर ऐसा निर्माण कार्य करते हैं जिससे कि हमें बागवानी करने में या फसल प्राप्त करने में सुविधा हो। जैसे अब इसमें आगे देखिए, लंबवत खेती, ऊर्ध्वाकार स्थान का उपयोग करके पौधे उगाने की तकनीक को हम लंबवत खेती या ऊर्ध्व बागवानी कहते हैं। दीवारों, खंभों या विशेष संरचनाओं पर पौधे लगाए जाते हैं। इसका लाभ ये होता है कि स्थान की बचत होती है। सीमित क्षैतिज स्थान में अधिक पौधे उगाने की क्षमता होती है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ जगह कम है क्योंकि मकान बहुत बना लिए गए हैं, वहाँ पर बागवानी के लिए यह एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है। पर्यावरणीय लाभ मिलता है, हवा की गुणवत्ता सुधरती है, हरियाली होती है, ऊर्जा दक्षता बढ़ती है, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। साथियों, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है पर्यावरण का। शहरी ताप और द्वीपीय प्रभाव को यह कम करता है। जैविक किराने के व्यापार पर प्रश्न आए तो आप बताइए कि किराना एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जनसंख्या की या जनता की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तुएं बेची जाती हैं, जैसे अनाज है, शक्कर है, चाय है, तेल है, घी आदि। इसी तरह की दुकानों पर अगर हम जैविक उत्पादों की बिक्री करते हैं तो इसे हम जैविक किराना के नाम से जानते हैं। जैविक किराना में हम क्या क्या रख सकते हैं? जैविक विधि से उत्पादित किए गए अनाज, जैविक विधि से तैयार की गई दालें, इसी तरह से जैविक खेतों में उत्पादित किए गए मसाले,
तिलहन की फसलें जो जैविक खेतों से उत्पादित की गई है उससे तैयार किया गया तेल और जड़ी बूटियां आदि हम किराने के माध्यम से बेच सकते हैं। अगला प्रश्न है जैव उर्वरक क्या होता है और उसका व्यापार कैसे किया जा सकता है। तो हम इसकी भूमिका बनाकर कहेंगे कि जैविक खेती का आधार जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक का निर्माण हम प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पशुओं के गोबर, पंचगव्य आदि का उपयोग करते हैं। केंचुओं का उपयोग करते हुए हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। ये सब जैव उर्वरकों के अंतर्गत आते हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी रेंज है। 10-15 जैव उर्वरक आप सदैव याद रखिए और आवश्यकता अनुसार उसका आप उल्लेख कर दीजिए। कुछ यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। बाजार की संभावना क्या है जैव उर्वरकों की, तो हम उसके अंदर बताएंगे साथियों कि जैव उर्वरकों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी प्रोत्साहन इसको मिल रहा है। जागरूकता और जैविक खेती का विस्तार होने के कारण भी इसकी मांग बढ़ रही है। फलस्वरूप हमारे पास इस समय जैव उर्वरकों की मात्रा और उसके बाजार की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही है। प्रमुख जैव उर्वरक उत्पादक कौन कौन से हैं, तो इसको ध्यान रखिए कौन से उत्पाद हैं। तो आप देखिए, राइजोबियम कल्चर के माध्यम से हम जैव उर्वरक तैयार करते हैं। एजेटोबैक्टर, फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया हैं, उनका उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट और नीम के केक, या कुछ 5 बताए हैं साथियों। इसके अलावा भी हैं, इन 5 को तो आप याद कर लीजिए। व्यापार मॉडल, उत्पादन इकाई की स्थापना करनी होती है सबसे पहले, ताकि वहाँ पर हम उत्पादित कर सके जैव उर्वरक। उसका गुणवत्तापूर्ण ढंग से नियंत्रण करना है ताकि अच्छी हमें उत्पादन प्रणाली विकसित करके अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। उत्पादन करने के बाद उसकी आकर्षक और टिकाऊ पैकेजिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, प्रचार प्रसार करना है और वितरण यानी उसके खरीदारों तक पहुंचाने के लिए पूरा नेटवर्क तैयार करना है। किसानों को भी प्रशिक्षण देना है ताकि वो जैविक उर्वरकों का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ सके। अभी उनके मस्तिष्क में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना ही बैठा हुआ है। उनको लगता है कि जैविक उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो फसल कम प्राप्त होगी और वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो उन्हें भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शनियां भी लगाई जा सकती है। जैव पीड़कनाशी का व्यापार। जैव पीड़कनाशी का मतलब होता है जैविक कीटनाशक जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीट है और उनको रोकना, या अगर वो लग गए हैं तो उन्हें नष्ट करना। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम जैव पीड़कनाशी कहते हैं। इसका व्यापार भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जैसे आप देखिए, जैव पीड़कनाशी के रूप में हम किसका किसका उपयोग कर सकते हैं, तो ट्राइकोडर्मा, उसके बाद है ब्यूवेरिया और नीम आधारित उत्पाद, वनस्पतिक अर्क, ये सब हमारे किस तरह के उपयोग में आएंगे, जैव पीड़कनाशी के रूप में उपयोग में आते हैं। इनको भी हम उत्पादित करके बेच सकते हैं। यह क्षेत्र 20% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। डिमांड इसकी बहुत बढ़ रही है। सरकार समर्थन दे रही है, प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है इसका। अनुसंधान में सहयोग कर रही है। विपणन नेटवर्क में भी सरकार के द्वारा सहयोग हो रहा है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि जैव या जैविक उत्पाद प्रमाणन क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से संस्थान होते हैं जो जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। तो चलिए लिखिए, देखिए परिभाषा लिखते हुए आप बताइए कि जैविक उत्पाद प्रमाणन एक आधिकारिक मान्यता है जो यह प्रमाणित करती है कि उत्पाद निर्धारित जैविक मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, इन्हें संधारित किया गया है और नियंत्रित किया गया है और उपभोक्ताओं के लिए ये लाभदायक है। सरल भाषा में हम कहेंगे कि जैविक उत्पाद प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इस बात का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि किसी भी खेत में जो फसल उगाई गई है वो जैविक विधि से ही उगाई गई है। जब किसी उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो उसके उपभोक्ता इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि जो वस्तुएं खरीद रहे हैं वो वास्तव में जैविक वस्तुएं हैं। आवश्यकता क्यों है इस प्रमाण पत्र की? तो प्रमाणन उत्पादकों को प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर आप जैविक उत्पादों का करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाणन अत्यंत ही अनिवार्य है।
क्या विधियां हैं इसके लिए, कैसे हम प्रमाणन कर सकेंगे? तो सबसे पहले आवेदन देना है। जैविक उत्पाद प्रमाणन करने वाली संस्था को आवेदन देंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि जैविक उत्पाद का प्रमाणन करने के लिए जो मापदंड हैं उसका हम खेतों में पालन करें, उसका निरीक्षण करें कि खेत और प्रसंस्करण सुविधाओं का निरीक्षण करें कि उसमें हम आवश्यक मापदंडों का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। दस्तावेज तैयार करें, उनकी समीक्षा करें। फिर उसके बाद जो सरकार होती है या फिर जो भी प्रमाणन की संस्था होती है वो इन सब की समीक्षा करती है, खेतों पर जाकर निरीक्षण करती है। समय समय पर उनके विशेषज्ञ जाते हैं और देखते हैं कि जैविक खेती के जो प्रक्रिया हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं। दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है और जब प्रमाणन संस्था संतुष्ट हो जाती है तब वह प्रमाण पत्र जारी करती है। प्रमाण पत्र एक बार जारी कर दिए जाने के बाद काम समाप्त नहीं होता है। वार्षिक निरीक्षण किया जाता है कि एक बार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कृषक के द्वारा ऐसा तो नहीं कि जैविक मानकों का उल्लंघन करते हुए रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है, तो इसका निरीक्षण किया जाता है और फिर समय समय पर प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। जैविक उत्पाद प्रमाणन करने वाले कौन कौन से अभिकरण हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, पहला है जैविक प्रमाणन के लिए भारतीय कार्यक्रम NPOP क्या है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आए तो आप बताइए कि जैविक खेती का प्रमाणन करने वाला यह एक संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NPOP मानक का ये उपयोग करता है। इसके द्वारा प्रमाण पत्र जब दिया जाता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का जहाँ तक सवाल है, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड उसको मान्यता देता है। इसी तरह से इंडोसर्ट नामक एक अभिकरण है, एजेंसी है, मुख्यालय हैदराबाद में है। NPOP और NOP मानक का ये उपयोग करता है। यूरोप, अमेरिका और जापान में इसका प्रमाण पत्र मान्य है। लोकल फूड नामक एक संस्था है जो बेंगलुरु में है। PGS नामक मानक का ये उपयोग करती है। इसके प्रमाण पत्र को पूरे देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। जैविक खेती परिषद का मुख्यालय पुणे में है। NPOP प्रणाली और JGP प्रणाली का उपयोग करती है। यूरोप और एशिया के देशों में यह प्रमाण पत्र मान्य है। अगला प्रश्न देखिए, जैविक उत्पाद बेचने के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना करना हो तो क्या क्या कदम होंगे। सरल भाषा में जैविक उत्पाद बेचने के प्रतिष्ठान से तात्पर्य उस दुकान या संस्था से है जहां पर जैविक विधि से उत्पादित की गई वस्तुओं को बेचा जाएगा। इसकी स्थापना कैसे की जानी चाहिए। सबसे पहले बाजार का अध्ययन करना कि स्थानीय जैविक उत्पाद बाजार में मांग है कि नहीं, ग्राहक वर्ग कैसा है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, मांग का पैटर्न कितना है, डेली मांग है, साप्ताहिक है या विशेष अवसरों पर मांग होती है। फिर उसके बाद विस्तृत व्यावसायिक योजना बनानी होती है। वित्तीय अनुमान लगाना है कि कितनी पूंजी लगेगी, आपूर्ति की क्या श्रृंखला होगी, विपणन की रणनीति क्या होगी, इसको तैयार करना। साथियों, विपणन को अंग्रेजी में मार्केटिंग कहते हैं और सरल भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जो उत्पादन हमने तैयार किया है उसको हम उसके वास्तविक खरीदार तक पहुंचाने की व्यवस्था जिस माध्यम से करते हैं वो सब प्रक्रियाएं विपणन के अंतर्गत आती है। प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए स्थान का चयन करेंगे। उपयुक्त स्थान हो जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सकते हो, साथ ही साथ वहां पार्किंग की भी सुविधा हो और लॉजिस्टिक्स भी वहां पर उपलब्ध हो, चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था भी हो। आपूर्तिकर्ता नेटवर्क हो, विश्वसनीय जैविक उत्पादक हो, थोक विक्रेताओं के साथ संबंध हो जिससे हम खरीद सकें वस्तुएं और गुणवत्ता और प्रमाणन सुनिश्चित करें। संचालन शुरू कर दें। इस सब प्रोसेस के बाद आप अपना प्रतिष्ठान तैयार करें, आकर्षक ढंग से स्टोर को सजाएं, स्टाफ को प्रशिक्षण दें और ग्राहक सेवा पर भी विशेष ध्यान दें और ये लीजिए, खुल गया आपका प्रतिष्ठान। बिक्री के लिए जैविक उत्पादों का चयन कैसे करें, ये प्रश्न आए तो इसमें बताइए कि अनाज और दालों की मांग बहुत है। जैविक गेहूँ, चावल, बाजरा, विभिन्न प्रकार की दालें, पौष्टिक और नियमित उपयोग में आने वाले उत्पादों का चयन करेंगे तो इनकी बिक्री ज़्यादा होगी और लाभ अधिक होगा। ताज़े उत्पादों में मौसमी जैविक फल हम उसमें रखें, सब्जियां रखें। स्थानीय किसानों से सीधे खरीद लें यदि उनके पास प्रमाण पत्र है। इसी तरह से तेल और मसाले, जैविक तेल, हल्दी, धनिया, जीरा और अन्य मसाले भी रख सकते हैं और उनकी गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित
करना भी हमारा ही ये कर्तव्य है। इस बात का हम ख्याल ज़रूर ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। विशेष उत्पाद भी रख सकते हैं जैविक प्रक्रिया से बनाए गए, जैसे जैविक शहद, गुड़, चिया बीज, फ्लेक्स, सीड जैसे प्रीमियम उत्पाद, इनको भी अच्छे मार्जिन पर बेचा जा सकता है। जैविक उत्पादों के बाजार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ रही है। जैविक परियोजना प्रबंधन क्या है और इसके क्या क्या चरण हैं, तो आप कहिए कि जैविक परियोजना प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम जैविक ढंग से खेती करने और साथ ही साथ उसके उत्पादों की बिक्री आदि की पूरी व्यवस्था करते हैं। इसके क्या बिंदु है? योजना। इसके अंतर्गत परियोजना का लक्ष्य, उसकी गतिविधियां, समय सीमा और बजट का निर्धारण किया जाता है। हितधारकों की भूमिकाएं भी स्पष्ट की जाती है। कार्यान्वयन, योजना के अनुरूप गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। संसाधनों का प्रबंधन और समन्वय किया जाता है। निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। अगर समस्याएं आती हैं तो उनकी पहचान और उनके क्या आवश्यक समाधान हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। मूल्यांकन, परिणामों का और लक्ष्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए मूल्यांकन करें। सफलता और चुनौतियों की पहचान करें। प्रलेखन रखें। अच्छा से दस्तावेज तैयार करें, सीखें और भविष्य के लिए भी परियोजनाओं की अंतर्दृष्टि हम विकसित करें। तो साथियों, लगभग 1 घंटे में हमारा यह वीडियो तैयार हो गया है और इसमें हमने आपके सिलेबस के किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि अच्छे नंबर आएंगे। देखिए कितना परिश्रम करियर सेल की टीम के द्वारा आपके लिए किया गया है। आप इसका लाभ उठाइए और साथ में करियर एडवाइस चैनल के लिए भी एक काम कर दीजिए और वह काम है वीडियो को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के मास्टर वीडियो आप किन विषयों पर प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। परीक्षा देने के बाद आप यह भी बताइए कि इस वीडियो से आपको कितनी सहायता मिली और आपका रिजल्ट किस प्रकार से सुधरा। ये विस्तृत वीडियो बनाने में सहयोग देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया जी और उसकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।